नया घर खरीदने के लिए कौन सा समय सही होता है? नया घर खरीदूं क्या? नया घर खरीदूं या किराया से रहूं? नया घर कब खरीदूं? तो ये एक बहुत क्रिटिकल सवाल, इसका जवाब देने के लिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। कौन सा सवाल, कौन सा है वो सवाल, उस पर आज बात करेंगे। तो चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर ये है वो सवाल। देखिए सबके मन में एक बार ये सवाल आया ही होगा। आप एक्चुअली देखा जाए तो ये सवाल कौन सा है, आपके स्क्रीन पर आप देख ही रहे हो, बाय न्यू होम वर्सेस रेंट अ होम। मतलब अब यहाँ पे सवाल में सवाल कैसा है कि क्या आपको नया घर खरीदना है या फिर कब खरीदना है, उसी के साथ साथ क्या अगर मैं रेंट से रहूँगा या फिर कितने देर तक रेंट से रहूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे और यही सवाल का मैं आपको एकदम डिटेल में जवाब दूंगा। आप देखिए मैं तो फाइनल जवाब दे नहीं सकता आपको क्या करना है, बिकॉज हर एक का जो कंडीशंस होती है वो अलग अलग होती है। ओके, किसी के लिए फेवरेबल, किसी के लिए अनफेवरेबल। तो बट मैं ऐसा डिसीजन दूंगा या फिर एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जिसमें आप बस यस नो टिक रॉन्ग, ऐसा करेक्ट रॉन्ग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका डिसीजन। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि मैं डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकता। ओके, इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यस, तो ये वीडियो आपको कहाँ पर मिल रहा है? एक्सक्लूसिवली ऑन डायमंड बॉक्स स्टूडियो। ये वीडियो आपको मिलेगा, प्रीमियम कंटेंट है, बहुत मजा आएगा, एक बार कंटेंट देख लो। हेलो एवरीवन, कैसे आप? स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे, जहाँ पर फाइनेंस, बिजनेस, लाइफ और मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती है। इस वीडियो का होस्ट मैं नीलेश राजेश कदम। आज बात करेंगे हम बाय न्यू होम वर्सेस रेंट अ होम। मतलब नया घर खरीदना है, कब खरीदना है, जो कोई भी घर है उसमें रेंट से रहना है, कब तक रहना है, इस पर आज बात करेंगे। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम एक पॉइंट को ऐसा चुन के एक्सप्लेन करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप अंडरस्टैंड करोगे कौन कौन से पॉइंट्स पर आज मैं बात करूंगा। तो सबसे देखिए, कोई भी चीज़ अगर हो तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर होता है जो होता है फाइनेंस। ओके, और यहाँ पे आपको मिलता है फाइनेंस का नॉलेज। हम फाइनेंस के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, कुछ की पॉइंट्स। मतलब ये की पॉइंट्स क्या हो गए? एक्चुअली ऐसे पॉइंट्स हो गए जिनके जिनके बेसिस पर आप डिसीजन ले पाओगे। मतलब इनका यूज़ करके आपको डिसीजन लेना है और उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। पहला होगा फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। दूसरा है LTST प्लान्स। अब LTST प्लान्स क्या होते हैं? LT मतलब लॉन्ग टर्म प्लान्स और ST मतलब होता है शॉर्ट टर्म प्लान्स। ओके, उसको भी हम कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मार्केट कंडीशन, फिलहाल मार्केट की कंडीशन क्या है। ओके, उसी के साथ साथ मेंटेनेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेंटेनेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ साथ पर्सनल प्रेफरेंस। अब ये तो आपके लिए मैं छोड़ दूंगा ये पॉइंट, क्योंकि पर्सनल प्रेफरेंस होगा। आपको जिस भी साइड पे आपका मतलब आपकी प्रेफरेंस होगा या फिर आपको जिस साइड में डिसीजन लेना होगा वो आपके दिमाग में कुछ आइडिया होगी तो आप उसके साथ ज़रूर जा सकते हैं। उसी के साथ साथ पर्सनल प्रेफरेंस के साथ मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। और करियर स्टेबिलिटी में आपके करियर से रिलेटेड कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अगर आप जान लोगे तो आप मतलब ये डिसीजन लेते टाइम आपको बहुत हेल्पफुल होगी, उसके बारे में हम करियर स्टेबिलिटी में बात करेंगे। तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स को आगे लेकर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई होगा तो वो यही पॉइंट है। कौन सा है? फाइनेंशियल्स। कोई भी चीज़ करो, कुछ भी करो, फाइनेंस की ज़रूरत हर वक्त पड़ती है। तो अगर घर खरीदना है या फिर घर किराए पर लेना है तो उसके लिए क्या फाइनेंशियल्स को हम ध्यान में रख के चलेंगे। पहला फाइनेंशियल जो भी कंसेप्ट रहेगी होगी डाउन पेमेंट। एक बात, घर खरीदना है तो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, देखिए देखिए घर खरीदना है तो 2 चॉइस है आपके पास, 3 चॉइस। ओके, 3 चॉइस कैसे हो गए? एक चॉइस ऐसा होगा कि आप फुल कैश पेमेंट करो, दूसरा चॉइस ऐसा होगा कि आप कुछ डाउन पेमेंट करो और कुछ EMI करवा लो, या फिर सारा EMI करवा लो। वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता। ओके, सारा का सारा अमाउंट EMI पे पॉसिबल नहीं है, तो तीसरा हम डिलीट कर देंगे, बस 2 ही कंसिडर करेंगे। ओके, पहला क्या? पूरा पैसा कैश दे दो, रोकड़ा दे दो, या फिर दूसरा कुछ कैश दे दो और कुछ आप EMI करवा सकते हो। आप देखिए, फुल कैश देना है, आपके पास पैसा है तो आप डायरेक्टली उस डिसीजन के साथ मतलब जा सकते हो कि आपको नया घर खरीदना है। बट आज हम डिटेल में बात करेंगे दूसरे मुद्दे पर। मतलब आप कुछ कैश दे रहे हो, मतलब कुछ डाउन पेमेंट भर रहे हो और उसी के साथ साथ आप कुछ EMI करवा रहे हो। आप देखिए, घर खरीदना है तो थोड़ा सा डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, 30% आई थिंक डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है। तो फिर उतना डाउन पेमेंट के लिए आपके पास कैश है क्या, वो इम्पॉर्टेंट है। तो डाउन पेमेंट की बात होने के बाद देखिए मॉर्गेज पेमेंट्स। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लोन लेना है, अगर आप लोन लेते हो बैंक से, होम लोन, मतलब कुछ भी टाइप का अगर सोना है उसको गिरवी वगैरह रखते हो,
तो उसके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मॉर्गेज। मतलब क्या, आपको कोई फ्री में पैसा तो देगा नहीं, ओके, कुछ ना कुछ तो आपको गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्गेज रखना पड़ेगा। अब मॉर्गेज आप जो रख रहे हो उसका पेमेंट करने के लिए क्या आपके पास पैसा है क्या? मतलब आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले उस कोई चीज़ गिरवी रख के पैसा लेना है और वही पैसा घर लेने में एक और बार आपको यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है कह सकते हो। तो फिर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। तो क्या आप वो सोना या फिर जो भी आप एसेट है आपका, आपने जो गिरवी रखा है, क्या आप वो छुड़ा सकते हो? ओके, उसका पेमेंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। जब फाइनेंस की बात करेंगे फाइनेंशियल्स में, तो दूसरा पॉइंट हमने स्टडी किया मॉर्गेज पेमेंट। जो भी गिरवी रख रहे हो या फिर जो भी मराठी में उसे तारण कहते हैं, आप जो भी रख रहे हो उसको छुड़ाने के लिए क्या आपके पास पैसा व्हाट वी कैसे आता रहेगा क्या, कैश फ्लो आपके पास है क्या, उसकी बात करना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्सेस। अब ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर्टी आपने ले ली और वो प्रॉपर्टी भी आपकी हो गई, ऐसा मतलब हो जाती है आपकी, बट आपको फिर कोई टेंशन नहीं, कुछ पैसा नहीं। नो, साल के साल प्रॉपर्टी टैक्सेस आते हैं, ओके। तो वो प्रॉपर्टी टैक्सेस आपको क्या आप फुलफिल कर सकते हो? वो टैक्सेस क्या आप टाइम टू टाइम पे कर सकते हो? बिकॉज देन अगर प्रॉपर्टी टैक्स टाइम टू टाइम आप नहीं पे करोगे तो फिर उसमें कुछ पेनल्टीज वगैरह होती है, अगेन कंसिडर करने वाली बात है। तो ये छोटे छोटे फाइनेंस के मुद्दे जो ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए, अगर नहीं लेंगे तो फिर फंस सकते हैं, ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। उसी के साथ साथ इंश्योरेंस, आप घर लेते तो फिर देन उसका इंश्योरेंस वगैरह आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट। उसी के साथ साथ फ्यूचर गोल्स, अब ये इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर के क्या आपके गोल्स है फाइनेंस को लेकर? मतलब देखिए, अगर आपका आज बच्चा कोई 10वीं में है तो उसका हायर एजुकेशन है, तो फिर उसके फाइनेंस के रिक्वायरमेंट्स के मीटअप हो गए क्या? मतलब उसके अगर कोई कॉलेज की फ़ी आप कह सकते हो, कॉलेज की फ़ीस वगैरह, ट्यूशन क्लासेस को लगाना है तो उसकी फ़ी, तो ये सब फाइनेंस के फ्यूचर गोल्स में वो सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे कॉलेज फ़ी, स्कूल फ़ी या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी, उसी को हम कंसिडर करेंगे फ्यूचर गोल्स में। अब फ्यूचर गोल्स की भी बात कर ली, चलो अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म यानी LT-ST प्लान्स की तरफ। अभी LT और ST प्लान्स मतलब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स, हाँ, सबसे पहला पर्सनल प्रेफरेंस, ओके, इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पर्सनल प्रेफरेंस का एक सेपरेट हमारा सेक्शन है। उसके बाद शॉर्ट टर्म हॉरिजॉन्स। अब मतलब क्या, शॉर्ट टर्म में आप क्या गोल्स अचीव करना चाहते हो, ओके, या फिर आपके शॉर्ट टर्म के क्या प्लान है, उनको एक पेपर पे लिखना है आपको। जैसे कि अगर आप कुछ भी मतलब व्हाट कॉलेज में जा रहे हो तो आपके दो गोल्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है? डिग्री हासिल करना, दैट इज अ लॉन्ग टर्म गोल। बट शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? कॉलेज में जा रहे हो तो टाइम पास करना, इधर उधर घूमना, वो आपका शॉर्ट टर्म। तो एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो क्या आपके जो शॉर्ट टर्म गोल हैं, आप उनकी पहले की लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना सकते हो आप कि आपको शॉर्ट टर्म में क्या क्या हासिल करना है, क्या क्या अचीव करना है, उससे आप शॉर्ट टर्म हॉराइजन्स कंसिडर कर सकते हो। उसी के साथ लॉन्ग टर्म हॉराइजन्स या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या अचीव करना है, ओके। क्या आप अगर घर ले लेते हो तो उससे क्या उस लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर शॉर्ट टर्म गोल्स में कोई डिस्टर्बेंस होगा क्या? तो इंपॉर्टेंट गोल्स यहाँ पे लिखने हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख लिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी गोल्स लिख लिए, नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स, ओके, MIGs लिखने हैं आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स और शॉर्ट टर्म हॉराइजन्स में, कि शॉर्ट टर्म में आप क्या अचीव करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहते हो, और ये अगर आप नया घर लेने का डिसीजन ले रहे हो तो ये कितना आपके गोल्स को इफेक्ट कर सकता है, ओके। आपने जो गोल्स है जो आपको अचीव करने हैं उसके लिए वो कितनी बाधाएं ला सकता है, वो आपको एक बार चेक करना है। उसी के साथ साथ तीसरे पॉइंट पर आ जाता हूँ जो है मार्केट कंडीशन। अब ये इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए, अगर कोई ट्रेन मुंबई से लेके पुणे तक जा रही है, ओके, और आपको जाना है दिल्ली, अगर आप मुंबई से पुणे के ट्रेन में बैठ जाओगे तो आप पुणे पहुंच जाओगे बट दिल्ली नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आप गलत ट्रेन में बैठ गए। इसीलिए मार्केट क्या कह रहा है वो कहना इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ऊपर के मतलब बायर्स को फेवर कर रहा है कि आप घर ले लो और उस समय आप रेंट पे ले रहे हो तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर किसी वक्त देखो कि प्रॉपर्टीज़ के जो प्राइजेस है वो बहुत स्पाइक पर है, ओके, बहुत हाई प्राइजेस है, और उस टाइम पर आप बाय कर रहे हो तो भी देन थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मार्केट को समझना इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर जब आप ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक मार्केट को समझना, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को समझना, जैसे घर लेते हो तो प्रॉपर्टी मार्केट को समझना, इज द इंपॉर्टेंट थिंग, एसेंशियल थिंग। इसी के साथ साथ मार्केट कंडीशन में बात करेंगे। सबसे पहले अगर कोई बायर है मतलब जिसको घर खरीदना है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए उस पर बात करेंगे। पहला, इंक्रीज इन्वेंट्री। अब ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप एक चीज़ आप नोटिस करते होगे, जब औरतें शॉपिंग के लिए जाती है तो लेनी तो एक साड़ी होती है
बट दुकान वाले से देखेगी 10 12 15 साड़ीज। तो ऐसा आपके पास भी ऑप्शन होना चाहिए। आपको लेना एक ही घर है बट आपके पास 10 20 25 टाइप आप घर देख सकते हो ना, मतलब एरिया वाइज आप सॉर्ट कर सकते हो, मतलब किस एरिया में कितना प्राइस है, क्या फैसिलिटीज़ है, वो सब आप चेक कर सकते हो। तो जैसे आप दुकान में नहीं शर्माते हो साड़ियाँ खरीदते टाइम, वैसे आप घर खरीदते टाइम भी ना शर्माए। आपकी जो टैलेंट है वो स्पेशली औरतों के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। थोड़ी सी इन्वेंट्री बढ़ा के देख लो घर, तो अच्छा रहेगा। मोर मतलब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। उसके साथ साथ स्टैगनेंट एंड डिक्लाइनिंग प्रॉपर्टीज़ वैल्यू, एक और चीज़ है, देखिए जब प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू गिर रही है और वो उस गिरते समय आपने अगर ले लिया तो भविष्य में प्राइस बढ़ेगी तो आपको और मज़ा आएगा, मतलब आपकी वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ेगी। तो उस टाइम पे लेना चाहिए आपको। उसी का मतलब है ये स्टैगनेंट एंड डिक्लाइनिंग प्रॉपर्टीज़ वैल्यू, मतलब जब प्रॉपर्टी की वैल्यू घट रही है तब आप तब ले लो ताकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। इसी के साथ साथ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज। ओके हाँ, एक और चीज़ है कि देखिए आप लोन आप लेते हो तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ समय के लिए थोड़ा वेरी ऊपर नीचे होता है। तो आप ऐसी कोशिश करो कि आप कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सकोगे, सो दैट आपको जब रीपे करना है तो ज़्यादा लोड ना आए। तो ये सब तो हुआ बायर्स के लिए। अब सेलर्स के लिए क्या करना है, तो सेलर्स के लिए इन पॉइंट को उल्टा करेंगे। ओके जो पॉइंट हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया हम उसका एक बार उल्टा करके देख लेते हैं। तो वही कंडीशंस हो जाएगी किसके लिए, सेलर्स से, मतलब वो कैसे सेलर्स के लिए। अगर जिसको घर सेल करना है तो वो क्या करना है भाई, अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसे देखना है कि इन्वेंट्री कम से कम मार्केट में अवेलेबल हो तभी घर सेल करने में निकाले, क्योंकि तब लोग ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जब बढ़ रही है, अब जब प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो हाईएस्ट प्राइस भी आप घर अपना बेच दोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। तो ये पॉइंट से कुछ ध्यान में रखिए। थर्ड पॉइंट तो सेलर के लिए नहीं है, जानिए ये पहले दो पॉइंट तो है। अब मैं मेरे फोर्थ पॉइंट पर आ जाता हूँ जो है मेंटेनेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेंटेनेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अगर देखिए आप कोई फ्लैट ले लेते हो, कंसिडर कर रहे हैं आपने एक फ्लैट ले लिया। फ्लैट जब आपने लिया तो आपने 25 लाख का अगर फ्लैट लिया है तो अगर आपने पूरी की पूरी अमाउंट पे भी कर दी, पूरी की पूरी अमाउंट अगर आपने पे भी कर दी तो भी आपको और पैसे देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि फ्लैट लिया तो आपको मेंटेनेंस से, फ्लैट्स के मेंटेनेंस होते हैं तो मेंटेनेंस भरना है। उसी के साथ साथ कल कोई पाइपलाइन में गड़बड़ हो गई, प्लम्बर को बुलाओ, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ लाइनिंग में गड़बड़ हो गई, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। तो ऐसे मेंटेनेंस के बाद छोटे छोटे काम लगते हैं। ओके जैसे घर में वाईफाई लगवाना है, वाईफाई वाले को बुलाओ, ये करो। देन ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मेंटेनेंस आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा खर्चा आता ही रहेगा। ओके अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी लो या फिर 1 लाख की या फिर 1 करोड़ की ले लो, नॉट 1 लाख, तो 50 लाख लो या फिर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लो, बट एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पूरा पैसा भरने के बाद भी आपको मेंटेनेंस के कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम आ जाते हैं। कभी कभी ड्रेनेज लाइन खराब हो जाना या फिर कुछ भी घर से रिलेटेड कोई संबंधित जो घटना है वो होती रहती है, लाइटिंग का बिगड़ जाना एंड दैट ऑल। तो वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए, वैसा ना हो जाए कि पूरे खाली हो गए एंड देन प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके साथ साथ पर्सनल प्रेफरेंस, अभी आपका पर्सनल है, आपको क्या करना है, आपको क्या पसंद है, इनफैक्ट आपको मतलब आपके मन में क्या सीन है, आपको क्या चाहिए, आपको खुद का घर लेना ही है या फिर रेंट से ही रहना है, आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हो, मतलब ये एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो डिसीजन में। उसके साथ साथ लास्ट पॉइंट पर मैं आ जाता हूँ जो है करियर स्टेबिलिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जब पैसा आएगा तभी घर का EMI जाएगा। ओके तो जितना आएगा उससे कम ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो उसी के साथ करियर की स्टेबिलिटी देखना इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग, कि आप किस करियर में इन्वॉल्व हो और आप किस प्राइस का घर ले रहे हो। ओके तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कोई 10-20 हज़ार की नौकरी में हो और आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो, तो ये गलत हो जाएगा। देन आप EMI का मतलब व्हाट यू कैन से रीपे कैसे करोगे, एंड EMI मिलना भी एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है इतने छोटे पे में आपका जो सैलरी होगी तो उसके लिए। बट करियर की स्टेबिलिटी देखना कि क्या आने वाले 10 सालों में, हाँ अब देखिए लोन ले रहे, बड़ा लोन लेंगे हो घर खरीदना है तो उसके लिए बड़ा मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन का लोन लेना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि लॉन्ग ड्यूरेशन का लोन तो ले लिया, बट उसके साथ साथ क्या मेरी जॉब भी, मतलब अगर आप जॉब में इन्वॉल्व हो तो क्या मेरी जॉब भी 10 साल 15 20 25 साल 30 साल तक चलेगी, तो वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ करियर स्टेबिलिटी में तो मैंने पहले बता दिया कि आपका देखिए कि आप किस करियर फील्ड में काम करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा। आपकी सैलरी तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि सारे फाइनेंसेस सैलरी में से ही निकल के आएंगे। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था, एक पेज लेके बैठिए और सारी चेकलिस्ट बनाते हुए आगे बढ़िए। तो आपने
कितने सारे पॉइंट्स लिखे, मतलब हमने जो जो पॉइंट डिस्कस करे उनमें से आपने कितने पॉइंट्स नोट डाउन किए और कितने पॉइंट्स में आपका पॉजिटिव आंसर है, कितने में नेगेटिव है, एक बार ज़रूर बताइए। और इसी के साथ साथ जो भी इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए वो कमेंट में बताना जरूर भी ना भूलें। और जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है, कौन से मतलब कितने पॉइंट्स आपने नोट डाउन करे, उनमें से कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है और आपका फाइनल डिसीजन आप क्या लेना चाहोगे वो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में ही ड्रॉप करना है। इसी के साथ अगर आपने फाइनेंस की जो प्लेलिस्ट है या फिर फाइनेंस के जो वीडियोस है जो आपसे मिस आउट हुए, काफ़ी पावरफुल वीडियोस, ओके, वो एक बार ज़रूर चेकआउट करो। ये आपके सामने प्लेलिस्ट। उसी के साथ बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है, वो एक बार चेकआउट कर लो। फाइनेंस हो, बिजनेस हो, उसके साथ साथ लाइफ कोचिंग एंड मोटिवेशन लीडरशिप के भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, ज़रूर देखो। और इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आगे और इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगले वीडियो किस टॉपिक पर से ये डिफॉल्ट कमेंट में बता दो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।